नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मिशन बड़ा था, एजेंडा एकदम क्लियर था। वो ये कि अगर पीएम मोदी झुकते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं झुकते हैं तो जो डीप स्टेट के टूल हैं वो एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो कुछ अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी, जिन्हें वाणिज्य मंत्री कहा जाता है, उनका एक पॉडकास्ट है। उसमें जो बातें वो कह रहे हैं उससे यही संकेत और संदेश निकलता है। तो अब तीन सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा क्या अमेरिका के, दूसरा ये कि जो टूल है वो कैसे एक्टिवेट किए गए, तीसरा यह है कि पीएम ने उसको काउंटर करने के लिए क्या किया जिसकी वजह से ट्रंप और जो उनका पूरा डीप स्टेट का कुनबा है वो परेशान हो गया। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं कि लटनिक ने कहा क्या। उनका एक लंबा चौड़ा पॉडकास्ट आया है। उस पॉडकास्ट में उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो ट्रेड डील है ना, वो भारत और अमेरिका के बीच वो हो जानी चाहिए थी। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि पीएम ने फोन नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को। अब यहां देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? ट्रंप कहते हैं कि साहब, पीएम फोन करके और कहते हैं सर हमें समय दे दीजिए, और उनके वाणिज्य सेक्रेटरी कह रहे हैं कि पीएम ने फोन ही नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को। तो पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा यह कि लटनिक भी झूठ बोल रहे हैं। यह क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फोन तो हुआ, लेकिन फोन डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और यह जून के महीने में बात साफ हो गई थी जब पीएम गए हुए थे G7 की बैठक में। वहां डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं हो पाई थी। डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक में पीएम के पहुंचने से पहले ही चले गए थे, तो उन्होंने पीएम को फोन किया था। ठीक, पीएम की बातचीत हुई तकरीबन आधे घंटे की। उन्होंने पीएम को न्योता दिया वाशिंगटन आने का, वो नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम को फोन किया, लेकिन पीएम ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस्सा शुरू हुआ, उस किस्से में ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। वो ये कि साहब सीज फायर हमने कराया था। ये ट्रंप ने क्यों किया? ट्रंप ने सिर्फ इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी जो है झुके। चूंकि जब आप इस तरह का बात करते हैं तो भारत में कश्मीर जो मसला रहा है वो भारत की पॉलिसी रही है कि हमारा बायलैटरल इशू है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच, हम उसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात पीछे छोड़ दी और एक मुद्दा दे दिया विपक्ष को कि पीएम को घेरो। क्यों? क्योंकि पीएम फोन नहीं उठा रहे हैं, पीएम बात नहीं कर रहे हैं, पीएम इनके बुलाने पर जा नहीं रहे हैं। अब ये सब जो मामला है वो मामला बस इतना नहीं है कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं। दरअसल कहानी इससे और आगे चली जाती है। वो क्या है? जो लटनिक अभी बोल रहे हैं ना, यही लटनिक है जो मुझे लग रहा है ये जुलाई या अगस्त की बात रही होगी 2025, जब इन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा था कि भारत रिजिड है। और ये कहा था उन्होंने, वाशिंगटन में एक कॉमर्स को लेकर बैठक चल रही थी, जिस बैठक में भारतीय भी थे और भी देशों के लोग थे। तो वो ये इस चीज को लेकर बैठक थी कि कैसे जो व्यापार है उसको और ठीक किया जाए, बढ़ाया जाए। उसी में लटनिक ने कहा था कि भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं कर रहा है। असली झगड़े की जड़ यही है। ये जो तेल है ना, ये कमाल की चीज है। क्यों? क्योंकि रॉकफेलर फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा। तो ये तो फाउंडेशन हुआ, रॉकफेलर जो है उनका तेल में बड़ा भारी निवेश है। आप ये समझिए कि बिग टाइकून है तेल के धंधे के। उनका धंधा जो है वो भारत की वजह से गड़बड़ हो रहा है। वैसे उसमें भूमिका चीन की भी है, क्योंकि भारत और चीन दुनिया के दो सबसे बड़े, आप एक तरह से कहें कि तेल के खरीदार हैं। ये ग्रोथ इंजन है, पूरी दुनिया का ग्रोथ इंजन अगर कहीं बैठा हुआ है तो वो एशिया में है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन। अब ये तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं और ना वहां से खरीद रहे हैं जहां रॉकफेलर का स्टेक है। तो इससे क्या हो रहा है कि रॉकफेलर को नुकसान हो रहा है। अब रॉकफेलर का नुकसान ट्रंप को क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि
ट्रंप के चुनाव में जो फंड हुआ है उस फंड में ये तेल कंपनियां लगी हुई थी। तो इसलिए वो चाहते हैं, यानी रूस चाहता है, माफ करिए, अमेरिका चाहता है कि आप रूस से तेल ना खरीदिए, आप तेल उससे खरीदिए जिससे अमेरिका कह रहा है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तेल उससे खरीदेंगे जिससे हमें फायदा होगा, हम अमेरिका के फायदे की बात क्यों सोचेंगे। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही है कि साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं जो कह रहा हूं वो करोगे कि तुम अपने मन का काम करोगे। ठीक, अब वो इसी में लगे हुए हैं कि अगर तेल नहीं खरीदोगे तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। और यहीं से डीप स्टेट के टूल एक्टिवेट होते हैं। और इसमें सिर्फ रॉकफेलर नहीं है, इसमें जॉर्ज सोरस भी हैं और फोर्ड भी है। अब आप कहेंगे फोर्ड तो गाड़ी का धंधा करते हैं, उनका क्या लेना देना, और सोरस तो इन्वेस्टर हैं। तो दरअसल दोनों का लेना देना है, उसी तरह जैसे रॉकफेलर का है। रॉकफेलर तो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं भारत के तेल ना खरीदने से। फोर्ड का क्या है कि एग्रीकल्चर में इनका इन्वेस्टमेंट है एक, और दूसरा रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन मिलकर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, दोनों फाउंडेशन। और ये डेमोक्रेसी का बड़ा काम करते हैं, डेमोक्रेसी बचाने ये लोग निकलते हैं, लोग डेमोक्रेसी का लंबरदार हैं। ये उस देश की कंपनी और उस देश का फाउंडेशन कह रहा है जो देश वेनेजुएला में डेमोक्रेसी का गला घोट देता है और वहां के राष्ट्रपति को उठा लाता है। और यह अकेली घटना नहीं है, सद्दाम हुसैन की सरकार ऐसे ही हटाई गई, इसी तरह से कर्नल गद्दाफी की सरकार हटाई गई, इसी तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटाई गई, इसी तरीके से नेपाल में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया। यानी ये उस देश के ये लोग डेमोक्रेसी बचाने वाले अलंबरदार हैं जो देश हमेशा डेमोक्रेसी को अपने पैरों के तले रौंदता है सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ये साहब सब डेमोक्रेसी बचाने निकले हैं। क्यों निकले हैं? एक का तेल प्रभावित हो रहा है, दूसरा जो है इन्वेस्टर है जॉर्ज सोरस, उसका एग्रीकल्चर में भी पैसा लगा हुआ और तेल में भी पैसा लगा हुआ है। फोर्ड का अपना एग्रीकल्चर में एक तरह से कहें कि इंटरेस्ट है, निवेश है। कुल मिलाकर इन तीनों लोगों का जो नुकसान है वो ट्रंप को कितना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये एक अलग कहानी है, लेकिन इन तीनों को बड़ा बेहतर नहीं लग रहा है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हिंदुस्तान में एनजीओ की भर भर के फंडिंग शुरू कर दी। और ट्रंप पर दबाव इस बात का है कि रॉकफेलर की कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है, तो ट्रंप ने साहब बयान देना शुरू कर दिया। अब इस तरीके से आप कहें कि एनजीओ को ठेका दिया गया कि तुम डेमोक्रेसी बचाओ, क्योंकि ये जो यूएस एड है उसको सबसे ज्यादा फंड कौन करता है, रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन। सबसे ज्यादा फंडिंग होती है किस बात के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो यहां योगेंद्र यादव डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, राहुल गांधी डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, जो खुद डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर नहीं पहुंचे, वो परिवार का हिस्सा है इसलिए वो भी डेमोक्रेसी बचाने निकल आए हैं। और जिस तरह से ईरान में शाह को बैक कर रहा है कौन, अमेरिका, उसी तरह से हिंदुस्तान में किसको बैक किया जा रहा है, राहुल गांधी को। उनको खड़ा और बड़ा किया जा रहा है कि किसी तरीके से उनको मुद्दा मिले। तो पहला मुद्दा तो डेमोक्रेसी खतरे में है। क्यों खतरे में है? चूंकि एसआईआर हो रहा है। अब वो वोट चोरी का एक तरह से कहें कि सिगुफा लेकर निकले थे, बहरहाल बिहार में तो नकार दिए गए, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी खतरे में है। पहले महाराष्ट्र में थी, उसके पहले हरियाणा में थी, फिर बिहार में खतरे में पहुंच गई थी, अभी पश्चिम बंगाल में वो खतरों से जूझ रही है और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी जूझेगी। 2024 में डेमोक्रेसी को लोग बचाने निकले ही थे, तब भी जूझ रही थी। तो ये एक तरह से कहें कि वो प्रोपोगेंडा इनको मिल गया है। और उसके बाद में यूट्यूब ने एक मंच दिया है जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, उसी तरीके से वाम धड़ा भी इस पर लगा हुआ है। और अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि इस मंच पर उन्हीं आवाजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये कमाल की बात है, हर उस देश में जहां रिजीम चेंज के टूल एक्टिवेट हुए हैं वहां पर जो सोशल मीडिया है उसको रिजीम चेंज की हिस्सेदारी में शामिल किया गया है। वो आप चाहे नेपाल देखिए, बांग्लादेश देखिए, या अभी ईरान में जो चल रहा है वो देख लीजिए,
आप वेनेजुएला देख लीजिए, वहां जो ये सोशल मीडिया के तमाम सारे माध्यम हैं उन पर क्या हुआ, उन पर यही किया गया। और इसके लिए प्रोपेगेंडा कहां से खड़ा किया गया? यूएस से। वॉशिंगटन पोस्ट खबर करता है, न्यूयॉर्क टाइम्स खबर करता है, बीबीसी खबर करता है कि साहब डेमोक्रेसी खतरे में है, इस समय भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। यानी वो देश जो आप एक तरह से कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां डेमोक्रेसी खतरे में है। और वैसे भी अगर आप एक पैटर्न देखें तो हिंदुस्तान में जब भी कोई सरकार 10 साल 11 साल या मैं ये कहूं कि 2 टेन्योर पूरा करती है तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। और अभी तो कुछ ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा चोट अभी पड़ रही है। और उसका कारण यह है कि ना तो एग्रीकल्चर खोला जा रहा है, ना तेल में जो कुछ जिस तरीके से खरीदारी होनी चाहिए थी अमेरिकी कंपनियों से, वो नहीं हो रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो है डिफेंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। देखिए इसका कारण है, हम सामान डिफेंस का तभी खरीदेंगे जब उसका परीक्षण हो गया हो। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है कि भारत के सारे डिफेंस इक्विपमेंट का लाइव परीक्षण हुआ है 3 दिन के भीतर। तो अब संकट यह है कि जिस मार्केट में पश्चिम की मोनोपोली हुआ करती थी उस मार्केट में भारत की एंट्री हो गई है। अब भारत की एंट्री का मतलब यह हुआ कि उसका सामान पश्चिम के सामानों से सस्ता बिकेगा। तो जब हमारा सामान सस्ता बिकेगा तब तो हम ये कहेंगे ही कि भले ही भारत ने चीन के डिफेंस इक्विपमेंट को गिरा दिया हो मार के, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में विजेता पाकिस्तान रहा। ये बाकायदे अमेरिका की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में जो 2 पेज हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, उसमें यह कहा गया कि भारत ने चीन के सारे डिफेंस इक्विपमेंट गिरा दिए, लेकिन फिर भी पाक ने बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक किया। अब ये तो विरोधाभास हुआ ना कि जिस हथियार से पाकिस्तान लड़ रहा था उस हथियार को भारत ने गिरा दिया मार के सारे, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया। क्या स्ट्राइक किया? कहना अपना यह है कि ये जो तमाम सारे आप ये कहें कि सिगुफे छोड़े जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी एग्रीकल्चर खोल दें, नरेंद्र मोदी तेल रूस के बजाय अमेरिका से खरीदना शुरू करें और डिफेंस में जो रूस के साथ कोऑपरेशन है उसको बंद किया जाए और F-35 इनका खरीदा जाए जो उड़ नहीं पा रहा है, जिसको तिरुवनंतपुरम में लॉक कर दिया गया था। 1 महीने वो केरल में खड़ा था, 1 महीने, वो F-35 हम खरीदें। तो सारा खेल जो है वो यही चल रहा है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो हम तेल नहीं खरीद रहे हैं, जो हम एग्रीकल्चर नहीं खोल रहे हैं और जो डिफेंस में हम अमेरिका की तरफ जाने के बजाय रूस के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, फ्रांस के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, इजराइल के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इनके डीप स्टेट के फंडर हैं यानी रॉकफेलर, फोर्ड, सोरोस, इन लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। और जब इनका हित प्रभावित हो रहा है तो जो पैसे आते थे वो पैसे आ नहीं रहे हैं। तो जो पैसे आ नहीं रहे हैं तो ये जो हिंदुस्तान में तमाम तरह के आंदोलन खड़े कर रहे थे वो कमजोर पड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये दोबारा किसान आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? कोशिश हुई 8 जनवरी 2026 से कांग्रेस ने मुहिम शुरू कर दी है जी राम जी को लेकर। तो मसला जी राम जी या मनरेगा का नहीं है, मसला यह है कि खेती किसानी के नाम पर आंदोलन खड़ा करना है। और इस समय खेती किसानी जो है वो अमेरिका की दुखती रग है। अमेरिका मैं न कहूं, डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रग है, क्योंकि इन्हीं किसानों से वादा करके वो सरकार में आए थे और उन किसानों ने इनको वोट दिया। अब ये भारत का मार्केट नहीं खुलवा पा रहे हैं तो जो भारत सरकार है उसके लिए मुसीबत कैसे खड़ी की जाएगी? बाकी और मसलों पर तो चीजें उस तरह से आकार नहीं ले पाती हैं, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में 70% आबादी जो है वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको मुद्दा बनाया और बनवाया जा रहा है। पर आप देखिए क्या कितने लोग निकल कर आए। मुझे आपको भी नहीं पता होगा, आप में से बहुत लोगों को, कि 8 जनवरी से कांग्रेस ने इस तरह का कोई अभियान शुरू किया है।
असली मामला ये है कि जो ये तमाम फाउंडेशन और सोरस फंड कर रहे थे, असल में इनकी फंडिंग के सोर्स पर ही एक तरह से कहा जाए कि ताला लगा दिया है भारत ने, इनके साथ धंधा ना करके। और तमाम सारी एनजीओ को तो ब्लैक लिस्टेड किया ही गया है, उसका सीधा सीधा कारण है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट आईबी की 2013 में ही आ चुकी थी, तब सरकार यूपीए की थी, और उस रिपोर्ट में आईबी ने कहा था कि एनजीओ को फंडिंग हो रही है भारत में तमाम तरह के आंदोलन को खड़ा करने के लिए, और उसी की वजह से भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3% गिरा हुआ है। यानी उस समय भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट तकरीबन 7.5-8% के आसपास था। 2013 की बात कर रहा हूं मैं। अब आप सोचिए कि ये जो एनजीओ गिरोह काम कर रहा था उसकी वजह से 3% कम था, यानी तकरीबन 10.5% के आसपास हो सकता था। और ये जो कवायद है, ये कवायद लंबे समय से चल रही है, और ये सीधे सीधे यूएस का जो डीप स्टेट है उसके बिना पर की जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी मामला सब इनका ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो धंधा था वो मंदा है, तेल बिक नहीं रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है। तो ये पूरी कहानी है जिसको एक तरह से कहा जाए कि पीएम ने बड़े सलीके से ठीक कर दिया है। तो इसीलिए इस समय ट्रंप जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसको लटनिक भी मान रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।